चलिए समझने की कोशिश करते हैं। क्या समझने की कोशिश करेंगे? हम समझेंगे क्लास 10th की मैथ हिंदी मीडियम क्लास 10th। इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हिंदी मीडियम कक्षा 10 इसको देखा जाए। इसी स्कूल के 30 कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के पेपर में 100 में से अंक प्राप्त किए गए। तो देखिए, कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे सारणी में दिए गए हैं। तो देखिए, ये सारणी बनी है और ये बना है प्राप्तांक और ये XI है और ये विद्यार्थियों की संख्या है। विद्यार्थियों की संख्या जिसे FI बोल रहे हैं। 10 अंक थे एक बच्चा पाया था। 20 अंक भी एक बच्चा पाया था। 36 अंक 3 बच्चा पाया। 40 अंक 4 बच्चा पाया। 40 अंक 4 बच्चा पाया और 50 अंक 3 बच्चा पाया। 60 अंक 4 बच्चा पाया। 70 अंक भी 4 बच्चे पाए। 72 अंक एक बच्चा पाया। 80 अंक एक बच्चा पाया। 88 अंक 2 बच्चा पाया। 92 अंक 3 बच्चा पाया। 95 अंक एक बच्चा पाया। तो ये है प्राप्तांक और ये है विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है। अगर इसको अब इसमें हमें माध्य निकालना है। अगर मुझे माध्य निकालना है तो माध्य का तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। यहाँ प्राप्तांक की और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या की। तो प्राप्तांक को हम XI से दिखा रहे हैं, विद्यार्थियों की संख्या बारंबारता को FI से। I मतलब पहला विद्यार्थी होगा तो X1। अरे पहला प्राप्तांक होगा, पहले प्राप्तांक को X1, दूसरे प्राप्तांक को X2, तीसरे प्राप्तांक को X3। विद्यार्थियों की संख्या F1 F2 F3 ये हम सब दिखाएंगे। ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, FI XI। अगर बच्चा 10 अंक प्राप्त किया है और विद्यार्थियों की संख्या अगर 1 है, 10 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1 है, तो ये हो जाएगा, ये इसको मैं X1 बोल रहा हूँ, XI। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, इसको मैं XI बोल रहा हूँ। जो 1 अंक पाया है, 10 अंक पाया है उसको X1, 20 अंक पाया है उसको X2। ठीक है। XI का मतलब ये X1 भी हो सकता है, X2 भी हो सकता है। पहला वाला अंक X1, दूसरा वाला 20 ये X2, तीसरा वाला 36 ये X3, चौथा वाला 40 ये X4, पाँचवा वाला बच्चा प्राप्त किया अंक X5, छठवां वाला बच्चा प्राप्त किया अंक 56 ये X6, सातवां वाला अंक प्राप्त किया बच्चा 60 ये X7। ऐसे ही चलता जाएगा। विद्यार्थियों की संख्या अगर हम देखें तो विद्यार्थियों की संख्या मान लीजिए 10 अंक पाने वाले विद्यार्थी कितने थे, 1। 20 अंक पाने वाले विद्यार्थी कितने थे, 1। 36 अंक पाने वाला विद्यार्थी था
3, 40 अंक पाने वाला विद्यार्थी था 4, 50 अंक पाने वाला विद्यार्थी था 3, 56 अंक पाने वाला विद्यार्थी था 2, 60 अंक पाने वाला विद्यार्थी था 4। ऐसे ये सारणी में बना हुआ है। इसका इससे गुणा कराएंगे। बारंबारता को मैं FI से दिखा रहा हूँ और प्राप्तांक को XI से। तो बारंबारता और प्राप्तांक का गुणा करा देंगे। 10 से कम 10, 20 बारंबारता ये है, 20 की बारंबारता एक है, 36 की बारंबारता 3 है, 40 की बारंबारता 4 है। मतलब 40 अंक पाने वाले कितने बच्चे थे? 4। बारंबारता क्या होता है कि कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। 40 4 बार आया है क्योंकि 4 बच्चे पाए हैं, तो 40 की बारंबारता हो गई 4। 50 जो है, 50 अंक 3 बच्चे पाए हैं, तो 50 की बारंबारता हो गई 3। ठीक है। फिर 56 की बारंबारता हो गई 2, 60 की बारंबारता हो गई 4। क्लियर है? ऐसे ये बारंबारता। अब इसका इससे 20 का 1 से गुणा करा देंगे 20, 36 का 3 से गुणा करा देंगे, 36 3 108। ऐसे ये टेबल बनी है, आप गुणा कराते जाइए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि बारंबारता FI और ये प्राप्तांक XI का गुणा कराना आपको है। अगर I की जगह पे 1 रखूँगा और यहाँ पे भी 1 रखूँगा तो पहला प्राप्तांक आएगा, पहली बारंबारता है। अगर I की जगह पे 2 रखूँगा तो X2 यानी दूसरा प्राप्तांक, F2 दूसरी बारंबारता। I की जगह पे 3 रखूँगा, तीसरा प्राप्तांक, तीसरी बारंबारता। I की जगह पे 4 रखूँगा, चौथा प्राप्तांक, चौथी बारंबारता। इस तरीके से हम गुणा कराएंगे बारंबारता और प्राप्तांक का। बारंबारता प्राप्तांक का गुणा, बारंबारता प्राप्तांक का गुणा, बारंबारता प्राप्तांक का गुणा करते जाएंगे। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये जो x बार है, x बार किसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो माध्य है, माध्य निकालने का जो सूत्र हो जाएगा वो ये है कि FI और XI का जो गुणा कराए हैं, वो जितने भी FI XI का गुणा कराए हैं उन सबको जोड़ लीजिए। जितने भी FI XI का गुणा कराए हैं उन सबको जोड़ लीजिए और सभी बारंबारता को जोड़ लीजिए और भाग दे दीजिए। अच्छा, सभी बारंबार, ये सिग्मा क्या है? सिग्मा का मतलब होता है जोड़। FI क्या है? बारंबारता। तो बारंबारता, सभी बारंबारता को सिग्मा मतलब जोड़ लीजिए। जितने भी बारंबारता हैं उसको जोड़ लीजिए। बारंबारता और प्राप्तांक का गुणा जो है, बारंबारता और प्राप्तांक का जो गुणा है उसको, सभी गुणा को जोड़ लीजिए। और बारंबारता और प्राप्तांक का गुणा जितने भी हैं उन सबको जोड़ जो है, और सभी बारंबारता का जोड़ से भाग दे दीजिए, तो आपको माध्य मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? माध्य। तो माध्य कैसे निकलेगा? ये सिग्मा का मतलब होता है जोड़। तो बारंबारता और प्राप्तांक का गुणा का जोड़ कर लीजिए। जोड़ लीजिए भैया, कितना है इन सबको जब आप जोड़ेंगे ना गुणा करा के, अभी मैं पूरा गुणा नहीं कराया हूँ क्योंकि इधर के छूट गए हैं। तो अगर ये जोड़ बारंबारता और प्राप्तांक का गुणा जोड़ करेंगे तो 1779 आएगा, और सभी बारंबारता को जोड़ेंगे तो 30 आएगा। तो यहाँ पे भाग दे देंगे तो हो जाएगा 1779/30। इसको जब हल करेंगे आएगा 59.3। इसको नोट कर लें। तो ये अपना माध्य आ गया। माध्य देखिए, न्यूनतम प्राप्तांक कितना किया था विद्यार्थी ने? 10। अधिकतम कितना किया? 60। तो जो माध्य आया वो क्या आया? 59.3 आया। नहीं, अधिकतम प्राप्तांक यहाँ पे 95 है। मैं पूरा लिखा नहीं हूँ नीचे, ये आप गुणा करा लीजिएगा। जब जोड़िएगा तो ये आएगा, किताब में दिया है, आप देख लीजिए।
तो अधिकतम प्राप्तांक यहाँ पे 95 आएगा। ये देखिए न्यूनतम प्राप्तांक 10 था, तो जो माध्य आया है वो न तो 95 आया है और न तो 10 आया है, न तो 95 आया है न तो 10 आया है, वो उनके बीच में आया है। कितना आया है? 59.3 आया है। नहीं समझ में आया? तो जो माध्य आया है वो आया है 59.3। न तो न्यूनतम आया है 10, न तो अधिकतम आया है 95, इनके बीच में आया है। बीच इसलिए माध्य लगा रहे हैं, माध्य मतलब उनके बीच में आया है। ठीक है, ठीक है। हमारे दैनिक जीवन की अधिकांश स्थितियों में आंकड़े इतने बड़े होते हैं कि उनका एक अर्थपूर्ण अध्ययन करने के लिए उन्हें समूहों में बांटकर छोटा किया जाता है। जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, दैनिक जीवन है, उसमें आंकड़े बहुत बड़े होते हैं और इतने बड़े होते हैं कि उनका अर्थपूर्ण अध्ययन करने के लिए उन्हें समूहों में बांटा जाता है। समूह। तो जो हमारी दैनिक जीवन है उसकी अधिकांश स्थितियों में आंकड़े बहुत बड़े होते हैं। आंकड़े क्या होते हैं? बहुत बड़े होते हैं और उनका अर्थपूर्ण अध्ययन करने के लिए उन्हें समूह में बांट दिया जाता है। समूह 1, समूह 2, ऐसे समूह बनाइए। तो जब आंकड़े बहुत बड़े होते हैं तो उनको हम समूह में बांट देते हैं और समूह में बांट के छोटा करते हैं। ठीक है। अतः हमें दिए गए हुए अवर्गीकृत आंकड़ों को वर्गीकृत आंकड़ों में बदलने की आवश्यकता होती है। तो जो आंकड़े हमें अवर्गीकृत हैं, वर्गीकृत नहीं हैं, उनको हम वर्गीकृत करते हैं। ठीक है। तथा इन आंकड़ों के माध्य ज्ञात करने की विधि निकालने की आवश्यकता होती है। आइए उदाहरण 1 के अवर्गीकृत आंकड़ों को चौड़ाई मान लीजिए। 15 के वर्ग अंतराल बनाकर वर्गीकृत आंकड़ों में बदलें। याद रखिए कि वर्ग अंतराल की बारंबारताएं निर्दिष्ट करते समय किसी भी वर्ग सीमा में आने वाले प्रेक्षण अगले वर्ग के अंतराल में लिए जाते हैं। उदाहरणार्थ अंक 40 प्राप्त करने वाले 4 विद्यार्थियों को वर्ग अंतराल 25-40 में न लेकर 40-55 में लिया जाता है। इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए आइए इनकी वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाएं। यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे कुछ दिया है, देखिए। आइए उदाहरण 1 है अवर्गीकृत आंकड़ों को चौड़ाई मान लीजिए। उदाहरण 1 के अवर्गीकृत आंकड़ों को चौड़ाई मान लीजिए। 15 के वर्ग अंतराल बनाकर वर्गीकृत आंकड़ों में बदलें। याद रखिए वर्ग अंतरालों की बारंबारताएं निर्दिष्ट करते समय किसी ऊपरी वर्ग सीमा में आने वाले प्रेक्षण यहाँ पे देखिए। आइए उदाहरण 1 के अवर्गीकृत आंकड़ों को चौड़ाई मान लीजिए। ये उदाहरण 1 है। ये उदाहरण 1 के अवर्गीकृत आंकड़ों को चौड़ाई मान लीजिए। 15 के वर्ग अंतराल बनाकर वर्गीकृत आंकड़ों में बदलें। याद रखिए कि वर्ग अंतरालों की बारंबारताएं निर्दिष्ट करते समय किसी ऊपर वर्ग सीमा में आने वाले प्रेक्षण अगले अंतराल में लिए जाते हैं। उदाहरणार्थ अंक 40 प्राप्त करने वाले 4 विद्यार्थियों को वर्ग अंतराल 25-40 में लेकर 40-55 में लिया जाता है। इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए आइए एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाएं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। तो उदाहरणार्थ अंक 40 प्राप्त करने वाले 4 विद्यार्थियों को
वर्ग अंतराल 25-40 में न लेकर 40-55 में लिया जाता है। 25-40 में न लेके 40-55, तो जो 40 वाला आएगा, 40 अंक जो पाएगा उसको इसमें नहीं रखते, इस वाले में रखते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए आइए एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाइए। इस चीज़ का ध्यान रखिए। क्या कह रहा है? आइए उदाहरण 1 के अवर्गीकृत आंकड़ों को चौड़ाई मान लीजिए 15 के वर्ग अंतराल बनाकर वर्गीकृत आंकड़ों में बदलें। याद रखिए कि वर्ग अंतरालों की बारंबारताएं निर्दिष्ट करते समय किसी ऊपरी वर्ग सीमा में आने वाले प्रेक्षण अगले वर्ग अंतराल में लिए जाते हैं। उदाहरण 8, 40 अंक प्राप्त करने वाले 4 विद्यार्थियों को वर्ग अंतराल 25-40 में न लेकर 40-55 में लिया जाता है। इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए आइए तो जब क्या होता है, आंकड़े बड़े हो जाते हैं तो उनका अर्थपूर्ण अध्ययन करने के लिए उन्हें समूहों में बांटकर छोटा किया जाता है। ठीक है, जब आंकड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, समूहों में बांट लेते हैं। कहाँ में बांट लेते हैं? समूहों में बांट लेते हैं। तो समूह में बांट लीजिए भाई। कैसे? जैसे देखिए आंकड़े बड़े हो गए तो यहाँ पे समूह बना लिए। काहे का? एक वर्ग अंतराल और एक विद्यार्थियों की संख्या। वर्ग अंतराल क्या रहे? 10 से 25। विद्यार्थियों की संख्या 2 रहेगी। 25 से 40 कितने विद्यार्थी थे? 3। 40 से 55 कितने विद्यार्थी थे? 7। 55 से 70 कितने विद्यार्थी थे? 6। 70 से 85 कितने विद्यार्थी थे? 6। 85 से 100 कितने विद्यार्थी थे? 6। तो ये विद्यार्थियों की संख्या हो गई, वर्ग अंतराल हो गया। ठीक है, तो अगर ध्यान दीजिए, अगर कोई बोले कि 25 अंक पाने वाले 25 अंक वालों का 25 अंक जो पाया था, हम देखिए 10 से 25 अंक पाने वाले 2 बच्चे थे, 25 से 40 पाने वाले 3 बच्चे थे, 40 से 55 पाने वाले 7 बच्चे थे, 50 से 70 पाने वाले 6 बच्चे थे, 70 से 85 पाने वाले 6 बच्चे थे, 85 से 100 पाने वाला 6 बच्चा था। तो कोई बोले क्या बोले कि 25 अंक पाने वाले कितने बच्चे थे? 25। हाँ, अगर जो बच्चा 25 पाया होगा ना, वो इस वाले अंतराल में नहीं रखा जाता, इस वाले अंतराल में रखा जाएगा। कोई बोले 55 अंक पाने वाला कौन से अंतराल में है? तो 55 अंक पाने वाला इस अंतराल में नहीं रखा जाएगा, इस अंतराल में रखा जाएगा। ये देखिए 55 लिखा है ना, 55 वाला इस अंतराल में रखा जाएगा। कोई बोलेगा 85 अंक पाने वाला कौन से अंतराल में होगा? तो 85 अंक पाने वाला इस अंतराल में नहीं होगा, अगले वाले में होगा, ये 85। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए हमें एक ऐसे बिंदु मान की आवश्यकता होती है जो पूर्व अंतराल का प्रतिनिधित्व करे। यह मान लिया जाता है कि प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता उसके मध्य बिंदु के चारों ओर केंद्रीय होती है। अतः प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह को उस वर्ग में आने वाले सभी प्रेक्षणों का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, प्रतिनिधि माना जाता है। याद कीजिए कि हम एक वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु
उसकी ऊपरी और निचली सीमाओं के औसत निकालकर याद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए क्या देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, यहाँ पे देखिए ये वर्ग अंतराल है, ये विद्यार्थियों की संख्या है, FI वर्ग चिन्ह XI है, वर्ग अंतराल है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 2 3 7 6 6 6 6 6। सभी विद्यार्थियों की संख्या जोड़ लीजिए, ये 30 आया। सभी वर्ग चिन्हों को जोड़ लीजिए, ये 17.5 आया, ये 32.5 है, ये 47.5 है, ये 62.5 है, ये 77.5 है, ये 92.5 है। ये सबको जोड़ लीजिए और सभी क्या बारंबारता इसका गुणा करा लीजिए। तो सभी बारंबारता इसका गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? तो देखिए बारंबारता FI और ये विद्यार्थियों की संख्या XI। पहला विद्यार्थी 2 था और वो 2 विद्यार्थी देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये वर्ग अंतराल हम लोग ले लिए थे ना, क्या ले लिए थे यहाँ पे? वर्ग अंतराल क्या रखे थे? 10 से 25 का, 25 से 40 का, 40 से 55 का, 55 से 70 का, 70 से 85 का, 85 से 100 का। ये क्या था? वर्ग अंतराल था। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ क्या है? तो कितने विद्यार्थी थे 10 से 25 के बीच में? 25 अंक जो पाएगा वो इस अंतराल में रखा जाएगा, इस अंतराल में रखा जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। 25 अंक जो पाएगा वो इस अंतराल में रखा जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे योग। तो 25 अंक 2 विद्यार्थी पाएंगे 10 से 25, 25 40 3, 40 से 55 7, 55 से 70 6, 70 से 85 6, फिर ये 6। इन सबको योग जोड़ लीजिए। योग मतलब जोड़। सभी विद्यार्थियों की, यानी ये बारंबारता है। 10 से 25 अंक पाने वाले 2 बच्चे थे, तो यानी 2 बच्चे, 3 बच्चों 2 बार रिपीट हुए। 25 से 40 बच्चे पाने वाले बच्चे 3 बार रिपीट हुए। 40 से 55 पाने वाले 7 बार रिपीट हुए। तो ये सब क्या है? विद्यार्थियों की बारंबारता है। ये सभी फ्रीक्वेंसी यानी सभी बारंबारता को जोड़ेंगे तो 6 6 12 + 18 2 20 7 27 3 30 आएगा। 30 बच्चे हो गए। अब सवाल ये है कि जब हम x लिखते हैं, जब हम विद्यार्थियों की संख्या लिखते हैं, विद्यार्थी लिखते हैं, इसके पहले क्या लिखे थे? हाँ, प्राप्तांक जो लिखते हैं। अब यहाँ कोई एक प्राप्तांक तो है नहीं। यहाँ 10 से 25 से लेके बीच का प्राप्तांक है। यहाँ 25 से 40 के बीच का प्राप्तांक है। यहाँ 40 से 55 के बीच का प्राप्तांक है। 55 70 के बीच का, 70 से 85 के बीच में, 85 100 के बीच में, ये प्राप्तांक है। तो ये जब प्राप्तांक हमें दिया है तो कोई एक प्राप्तांक रहता था तो गुणा करा लेते थे।
अब यहाँ यहाँ से यहाँ के बीच में प्राप्तांक है, अब कैसे गुणा कराएंगे बताइए। प्राप्तांक 10 से 25 के बीच का है, 25 से 40 के बीच का है, 40 से 55 के बीच का है, अब कैसे गुणा होगा। तो अब गुणा नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या करते हैं, वो जो प्राप्तांक है वो एक प्राप्तांक बनाने के लिए, भाई यहाँ से 10 से 25 के बीच का प्राप्तांक है ना, तो एक प्राप्तांक कराने के लिए 10 और 25 को जोड़ेंगे बटे 2 कर देंगे। मतलब ये न्यूनतम वाला मान और अधिकतम वाला मान जोड़ दें और बटे 2 से भाग दे दें, तो 35 बटे 2 हो जाएगा, जिसको हम 17.5 बोलेंगे। ये जो मान आएगा, ये जो हमारा होगा, ये हमारा XI का काम करेगा। ये तो FI हो गया, बारंबारता। 10 से 25 अंक पाने वाले 2 बच्चे हैं, यानी 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा XI या FI XI का गुणा। XI क्या होगा, ये इसको बोलते हैं लोअर लिमिट इंग्लिश में। ये न्यूनतम मान है, ये अधिकतम मान है। न्यूनतम अधिकतम मान को जोड़ के बटे 2 कर दें, कितना आएगा 17.5। और FI XI का गुणा करा देंगे, यानी बारंबारता और XI का गुणा करा देंगे, तब बारंबारता FI और XI, इसका गुणा करा दीजिए, कितना आ गया 35। इन दोनों का जोड़ बटे 2 कर दीजिए, 40 + 25 बटे 2 कर दीजिए, 65 बटे 2 कर देंगे, कितना आएगा 32.5, फिर 47.5, फिर 62.5, 77.5, 92.5। इसका इससे गुणा कराएंगे, इसका इससे गुणा कराएंगे, कितना आएगा भाई 97.5, फिर 332.5, 375.0, फिर 465, फिर 555, और फिर सभी FI XI को जोड़ लेंगे, सभी बारंबारता और XI को जोड़ लेंगे, कितना आएगा 1860। अब अगर हमें क्या निकालना है भाई, अगर मुझे माध्य निकालना है, तो सभी FI XI को जोड़ अभी बटे सभी FI को जोड़ लेंगे। सभी FI XI का जोड़ कितना है 1860, और सभी FI का जोड़ कितना है 30 कट गया, 3 छाक 18, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 62 आ गया। क्या आ गया, माध्य हमारा आ गया 62 माध्य। तो जब क्या होता है, जब क्या होता है कि जब क्या ज़्यादा रहता है, अब प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए हमें एक ऐसे बिंदु मान की आवश्यकता है जो पूरे अंतराल का प्रतिनिधित्व करे। यह मान लिया जाता है कि प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता उसके मध्य बिंदु के चारों ओर केंद्रित होती है। अच्छा, अतः प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह को उस वर्ग में आने वाले सभी प्रेक्षणों का प्रतिनिधित्व माना जाता है। अच्छा, ये जो हम जोड़े हैं इन दोनों को बटे 2 किए हैं, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह, ये जो चिन्ह है इन दोनों को प्रदर्शित कर रहा है, ना तो वो 10 को बता रहा है ना तो 25, इनके बीच का, इनके मध्य का मान बता रहा है। नहीं समझे आप, ये न्यूनतम मान है, ये अधिकतम मान है, इन दोनों का जोड़ेंगे बटे 2 करेंगे, तो वो जो मान आएगा, ये जो आया है, ये जो वर्ग जिसको हम वर्ग चिन्ह बोल रहे हैं, इन दोनों के बीच का मान प्रदर्शित कर रहा है। क्या प्रदर्शित कर रहा है, इन दोनों के बीच का मान प्रदर्शित कर रहा है। जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे बटे 2 करेंगे, ये जो आया है इन दोनों के बीच का मान प्रदर्शित कर रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे बटे 2 करेंगे, ये जो आया है इन दोनों के बीच का मान प्रदर्शित कर रहा है। समझ रहे हैं आप।
तो ये इन दोनों के बीच का मान प्रदर्शित कर रहा है। तो अब चलिए, तो ये हमारा xi का काम कर रहा है, ये हमारा किसका काम कर रहा है, ये हमारा इन दोनों के बीच बटे 2 से इन दोनों का जोड़ बटे 2 कर रहे थे, तो ये प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये x जो हमें नहीं मिल रहा था, तो ये निचली वर्ग सीमा कहलाता है, ये ऊपरी वर्ग सीमा, ये निचली वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा को जोड़ दिए बटे 2 कर दिए, तो निचली वर्ग सीमा, ये ऊपरी वर्ग सीमा, निचली वर्ग सीमा ऊपरी वर्ग सीमा दोनों को जोड़ दिए बटे 2 कर दिए, ये आ गया। ये निचली वर्ग सीमा, ये ऊपरी वर्ग सीमा है, दोनों को जोड़ दिए बटे 2 कर दिए, ये आ गया। तो ये हमारे क्या मिल जाएंगे, ये x मिल जाएंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह। क्या बोलेंगे, वर्ग चिन्ह। ये x क्या है, माध्य, ये माध्य, सबको जोड़ देंगे बटे सभी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता को जोड़ देंगे, सभी fi xi का गुणा 1860 और सभी बारंबारता को जोड़ देंगे, भाग दे देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। मध्य ज्ञात करने की इस नई विधि को, ये जो हमने विधि निकाला है, कि जब हमारे क्या हो जाएं, जब आंकड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो आंकड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो हम इस तरीके से निकालते हैं। इस विधि को बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। इस विधि को क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। इस विधि को बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड कहते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हम देखते हैं सारणियाँ 14.1, 14.3 में समान आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है तथा इनके माध्य परिकलित करने के लिए एक ही सूत्र का प्रयोग किया जाता है, परंतु इन दोनों में परिणाम माध्य भिन्न भिन्न प्राप्त हुए हैं। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों हुआ है? क्या इनमें कौन सा माध्य, दोनों में अंतर? कभी कभी xi fi के मान इतने बड़े होते हैं कि xi fi गुणनफल ज्ञात करना जटिल हो जाता है तथा इसमें समय भी अधिक लगता है। अतः ऐसी स्थितियों के लिए आइए इन परिकलनों को संलग्न करने की विधि सोचें। हम f1 के साथ कुछ नहीं कर सकते, परंतु हम x1 को एक छोटी संख्या में बदल सकते हैं, तो हमारे लिए सरल हो जाएंगे। हाँ, फिर एक और विधि आएगी, ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया, जिसको इंग्लिश में, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड को क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, प्रत्यक्ष विधि, जो हमने किया। इसके बाद जो विधि आएगी, ये कब होता है, जब आंकड़े बड़े होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये डायरेक्ट मेथड हो गया। देखिए, हम वर्ग अंतराल बना लेते हैं, जब आंकड़े बड़े होते हैं तो एक अंतराल बना लेते हैं। 10 से 25 अंक पाने वाले ये एक अंतराल है, 25 से 40 पाने वाले ये अंतराल है, 40 से 55 पाने वाले बच्चों का ये अंतराल है, 55 से 70 पाने वाले बच्चों का ये अंतराल है। तो एक हम वर्ग अंतराल बना लेते हैं, ठीक है। फिर उसमें हम विद्यार्थियों की संख्या लिख लेते हैं। क्लियर है? फिर हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल बना लिए, विद्यार्थियों की संख्या लिख लिए। फिर वो जो x जिसको बोलते हैं, वो x निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग अंतराल को जोड़ के बटे 2 कर देते हैं। दोनों नंबर को जोड़ के बटे 2 कर देते हैं। दोनों नंबर को जोड़ के बटे 2 कर दो, दोनों नंबर को जोड़ के बटे 2 कर दो, दोनों नंबर को जोड़ो बटे 2 कर दो, तो वो वर्ग चिन्ह आता है। जो न्यूनतम, जो इधर वाला नंबर लिखा होता है उसको बोलते हैं
ऊपरी वर्ग सीमा जो नहीं नीचे निचली वर्ग सीमा, और इधर वाला जो नंबर लिखा होता है उसको बोलते हैं ऊपरी वर्ग सीमा। तो निचली वर्ग सीमा, इधर वाले नंबर को ऊपरी वर्ग सीमा, दोनों को जोड़ बटे 2 कर दीजिए, बस हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। हम देखते हैं सारणियाँ 14.1 और 14.3 में समान आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। 14.1 14.3 में समान आंकड़ों का प्रयोग किया गया है तथा इनमें माध्य परिकलित करने के लिए एक ही सूत्र का प्रयोग किया गया है, परंतु इन दोनों में परिणाम माध्य भिन्न भिन्न प्राप्त हुए। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों हुआ है? क्या इनमें से कौन सा माध्य सही है? दोनों मानों के अंतर का सारणी। कभी कभी xi और fi के मान बड़े होते हैं। xi और fi के गुणनफल ज्ञात करना जटिल हो जाता है, तो इनमें से समय अधिक लगता है। ऐसी स्थितियों के लिए आइए इन परिकलाओं को सरल बनाने की सोचें। हम fi के साथ कुछ नहीं कर सकते, परंतु हम xi को एक छोटी संख्या में बदल सकते हैं, इससे हमारे परिकलन सरल हो जाएंगे। हम ऐसा कैसे करेंगे? प्रत्येक xi में से एक निश्चित संख्या घटाने में आपका क्या विचार है? इनमें पहला चरण यह हो सकता है प्राप्त किए गए सभी xi में से x। तो चलिए फिर पढ़ते हैं। इस तरीके से हम